मेरा नाम अनीता है और मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ। मैंने इंग्लिश से एमए किया है और शादी के बाद मैं अपने सास ससुर के साथ रह रही थी, क्योंकि मेरे पति लंदन में एक अस्पताल में जॉब करता था। मेरी शादी को 15 साल का समय गुजर गया था। मेरी एक ही बेटी है, बेटी का नाम पायल है। उसकी उम्र 14 साल थी। मेरे पति 2 साल बाद हिंदुस्तान आता और 3 महीने बाद ही वापस चला जाता था। मेरे सास ससुर के घर बैठने की आदत नहीं थी। वह रोज़ाना शाम को कहीं न कहीं घूमने चले जाते और मैं अपनी बेटी के साथ घर में अकेली होती। मेरी सास ने मुझ पर इतनी सख्ती कर रखी थी कि मुझे कहीं आने जाने की अनुमति भी नहीं होती थी और ना ही अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती थी, ना ही कहीं आ जा सकती थी। अगर मैं कभी कभी अच्छे से तैयार भी हो जाती तो मेरी सास मुझे बातें बनाती कि तेरा पति तो यहाँ नहीं है, तू आखिर इतना सज धज कर किसको दिखाती है। और तंग आकर मैं खुद को सजना संवरना ही छोड़ दिया था। बस सादे से कपड़ों में दिन भर घर में इधर उधर घूमती रहती। ज़िंदगी में यह 15 साल यूं ही बगैर के गुजर रहे थे। अब बहुत तंग आ चुकी थी। मैं रोज़ पति से झगड़ा करती कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं यहाँ कैदियों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और ना ही तुम्हारी माँ को रोटी बनाकर खिला सकती हूँ। मैं किसी दिन जहर खाकर अपनी जान ले लूँगी। मेरे पति फ़ोन पर ही मुझे 100 बातें सुनाना शुरू कर देते हैं और कहता कि मैं तुझे तलाक दे दूँगा मगर अपने साथ नहीं ले आऊँगा। अगर तू मेरे साथ रहना है तो सारी ज़िंदगी मेरे माँ बाप की सेवा करनी होगी, वरना मैं जब चाहूँ तुझे तलाक देकर अपने घर से धक्के दे मार कर निकाल सकता हूँ। मैं क्या कहती, रो रो कर चुप हो जाती और अपनी बेटी पायल से ही अपना दिल बहलाती रहती। मगर एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरा पति हिंदुस्तान आया और मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हें और पायल को अपने साथ लेने आया हूँ। हमारी बेटी की वजह से हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम कुछ दिनों में ही करोड़पति हो जाएंगे। वह बहुत खुश भी था और परेशान भी था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या चक्कर है। उस इंसान ने तो कसम खाई थी कि वह मुझे तलाक दे देगा मगर कभी भी अपने साथ लंदन नहीं ले जाएगा। फिर आज इसे क्या हो गया? अब इसे अपनी माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है। खैर, 1 महीने में ही मेरे पति ने मेरी हम माँ बेटी का कागजात तैयार करवाए और हम तीनों लंदन आ गए। मेरे पति ने यहाँ एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। हम लोगों ने वहीं पर अपना सामान लगा लिया। मेरी बेटी भी बहुत खुश थी। पहले ही दिन हम लोगों ने सामान वगैरह सेट कर लिया। तब मेरे पति ने मुझे कहा कि हम किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम पायल का ध्यान रखना, ऐसा न हो कि कुछ गलत हो जाए और तुम यहाँ पर बैठी रहो। ना देश है, नया शहर है, नए लोग हैं, तुम्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरे पति अजीब गरीब किस्म की बातें कर रहे थे। मुझे इन बातों से आप से डर महसूस हो रहा था। दसे पहले हाथ में जिक्र करना बहुत बुरा समझा जाता है और मैं ऐसे ही मानती हूँ कि हादसे के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव ख्याल को मन में नहीं लाना चाहिए। खैर, रात के 8 बजे थे जब मेरा पति घर वापस आया तो मैंने देखा कि उसके पास खाने पीने का कुछ सामान भी था और कुछ एक पोटली भी थी जो उसने खुफिया तौर पर जाकर कमरे में रख दी। मुझे उस पोटली में कोई मतलब तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कोई बात छुपाई नहीं थी। आज वह पोटली घर में छुपा कर क्यों रहे थे? मैंने देखा पोटली में छोटी छोटी सी बोतल थी। मैं समझ रही थी कि उसके अंदर की चीज़ का पता नहीं था। मैं आखिर उन बोतलों में क्या है, क्या कि वह क्या चीज़ है। खैर, मैंने उसमें कुछ नहीं देखने की जिद की। मैंने सोचा अगर कोई ऐसी बात होगी तो मुझे खुद ही बता देंगे। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। पायल सो चुकी थी। फिर मेरे पति ने मुझे अजीब बात कहने लगे, मुझे पायल की सेहत ठीक नहीं लगती, देखो ना कितनी कमज़ोर हो गई है, चेहरा भी पीला सा हो है, हमें इसका इलाज करवाना चाहिए होगा। मैं हैरान होकर अपने पति की तरफ देखने लगी। क्या हो गया है अमिताभ को? हमारी बेटी हिंदुस्तान से बिल्कुल ठीक ठाक आई है और उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो ना ही कमज़ोरी है। आप बेकार की बातें बनाकर खुद को और मुझे परेशान मत करें। मेरी बात सुनकर अमित ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहा कि मैं कल अस्पताल जाऊंगा, देखूंगा कि
मेरी बेटी पायल को कोई परेशानी तो नहीं, कहीं उसे किसी दवा की ज़रूरत तो नहीं। मुझे अमित पर गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, अमित, आप बेकार की में पायल को जानबूझकर बीमार करना चाहते हैं। मैं पागल नहीं हूँ। पायल मेरी बेटी है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वह बिल्कुल ठीक है। इतने सालों से मैं उसके साथ रहती आई हूँ, उसकी परवरिश करती आई हूँ। एक दिन के लिए भी वह मेरी आंखों से दूर नहीं हुई है। फिर भला मैं कैसे कह दूँ कि वह बीमार है? अपने 2 ही दिनों में पहचान लिया कि वह बीमार है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही हैं। मेरी बात सुनकर अमित को गुस्सा आ गया। वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। मेहरान हो रही थी। आखिर अमित को क्या हो गया है? अमित का व्यवहार एकदम से बदल सा गया था। ऐसा लगता था जैसे मेरे पति नहीं, बिल्कुल मेरे दुश्मन हों, जो चुप हो गई थी। और मैं भी अमित के कमरे से वापस लौटकर आने का इंतज़ार नहीं किया और चादर लपेटकर सो गई। सुबह हुई तो मैंने देखा कि अमित पायल से कह रहे थे, बेटा, अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। मैं जल्दी से पायल के पास गई और उसे सीने से लगाते हुए कहा, मेरी पायल कोई बीमार नहीं है, फिर आप क्यों जिद पकड़े बैठे हैं? अगर उसे कोई बीमारी हो सकती है तो मुझे भी होगी। आप मुझे भी लेकर चलें। मैं किसी भी हालत में पायल को अस्पताल नहीं भेजना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अगर अमित पायल को अस्पताल लेकर जाएंगे तो मैं भी उसे दोनों के साथ चलूँगी। अमित ने कहा, मुझे अस्पताल में काम के बारे में अच्छा पता है और वहाँ के लोग अच्छे से जानकारी भी है, क्योंकि मैं इस अस्पताल में काम करता हूँ। मुझे ज़्यादा पता है। तुम ज़्यादा जानती हो। घर में रहकर बच्चे पालने का यह मतलब नहीं होता कि तुम बच्चों की सेहत के बारे में सब कुछ पता है। मेरे पति ने यह कहकर मुझे चुप करवा दिया और पायल को लेकर चले गए। मैं पीछे से पायल की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही गई, मेरी बच्ची को कोई बीमारी ना हो। लेकिन मेरे पति को शक था कि पायल को ज़रूर कोई बीमारी है। 2 बजे तक मैं इंतज़ार करती रही। मेरे पति 12 बजे आना था, लेकिन शाम के 4 बज गए थे। मेरे पति अभी तक घर पर नहीं आए थे। मुझे अब बहुत चिंता होने लगी थी और इसी चिंता में इधर उधर चक्कर काट रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे ने दरवाज़ा खोला तो सब सुमित सामने खड़े थे, लेकिन पायल उनके साथ नहीं थी। यह देखकर तो मेरे तन बदन में तब तक रोशन हो गए थे। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा, आप मेरी पायल को कहाँ छोड़ आए हैं? पायल को अमित के साथ न देखकर मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। आखिर अमित तो पायल को कहाँ छोड़कर आ गए थे? मैं अमित से पूछा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आखिर बताते क्यों नहीं? मेरी बेटी कहाँ है? तुम इस अनजान देश, अनजान शहर में मेरी पायल को कहाँ छोड़ कर आए हो? इतना गुस्सा देखकर अमित गुस्से में कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अपनी बेटी को कहाँ छोड़कर आ सकता हूँ? उसका अस्पताल में चेकअप हो रहा है, इसीलिए उसे अस्पताल में छोड़ा है। आज आप मुझे अपना पति पागल लग रहा था। मुझे तो उसके अस्पताल का नाम भी नहीं पता था, वरना मैं उसकी अनुमति के बगैर ही अस्पताल चली जाती और जाकर उन लोगों से कहती कि मेरी बच्ची को छोड़ो, इसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन क्या करती, मैं मजबूर थी और अमित की बात को झूठला भी नहीं सकती थी। मैंने हम चुपचाप, लेकिन अब वक्त बहुत आगे निकल चुका था। रात के 8 बज चुके थे। मेरे पति ने कहा कि भगवान के लिए बच्चे को इस तरह अस्पताल में अकेला मत छोड़ो, उसे कोई बीमारी नहीं है। मेरे बच्चे अपने अकेली डरी रही होगी, अनजान लोगों में अकेली रुकी होगी। चलिए चलिए, आप भी चलिए, हम उसे लेके आते हैं। अब अमित को बाकी उसकी फिक्र होने लगी। वो बोले, तुम मेरे साथ चलो। मैं तो एकदम खुश हो गई थी। मैं जल्दी जल्दी खुद को तैयार किया और अमित के साथ चल पड़ी। हम दोनों अस्पताल पहुंच गए। मेरे पति जैसे अस्पताल में काम करते थे, मैंने उसका भी पता नोट कर लिया था। अब मुझे अपने पति पर शक भी होने लगा था। हम लोग अस्पताल पहुंचे तो मेरे पति ने मुझे बाहर ही रुकने का इशारा कर दिया। कहने लगा कि मैं उसे लेके आता हूँ, तुम थोड़ी देर बाद वहाँ आ जाना। पायल के साथ एकदम तरोताज़ा, पहले के ज़्यादा खुश देखकर मेरे दिल को सुकून मिला था और मैं जल्दी से पायल के गले लगा लिया। मैंने कहा, पायल बेटा, क्या हुआ? तुम बीमार तो नहीं थी? मैंने उसे सीने से लगाते हुए कहा। वह गले में बाहें डालकर बोली, मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ सो कर उठी हूँ। पायल की बात सुनकर मेरे दिमाग को एक धक्का सा लगा। मैंने पूछा, पायल, तुम कब सो रही हो? मैंने पूछा तो उसने बताया कि जब पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर आए थे तभी से मैं सो रही हूँ।
मैंने अपने पति पर शक भरी नज़रों से देखा तो उसने नज़रें चुरा ली और जल्दी से पायल को टटोलती हुई नज़रों से देखा और कहा, पायल तुम कोई तकलीफ़ तो नहीं ना? मैंने पूछा तो मेरी बेटी ने ना में सर हिला दिया और मेरे पति पागल को लेकर घर आ गए। अगली सुबह पति ने फिर जिद करना शुरू कर दी कि चलो तुम मेरे साथ चलो, पायल को वैक्सीन लगवानी है। मैंने आने वाली बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा डरा रहता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मेरी बेटी को वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक वह सभी बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। उसे वैक्सीन की ज़रूरत है, वरना बाद में क्या करेंगे? पायल हमारी इकलौती औलाद है, भगवान ना करे उसे कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे? उसकी बात सुनकर मैं चुपचाप हो गई। मेरे पति अस्पताल पहुँचे, वहाँ एक डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर से ने कहा, इस बच्ची को वैक्सीन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी अपनी तसल्ली के लिए वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो जाकर वैक्सीन लगवाएं लीजिए। मेरे पति ने मुझे आंखों का इशारा किया और बोले कि चलो वैक्सीन वाले कमरे में चलते हैं। हम दोनों उठकर वैक्सीन वाले कमरे में चले गए। फिर देखा तो मेरा शहर इधर उधर नज़र घुमा रहा था, जैसे किसी की तलाश हो। पति ने एक एक हरकत पर नज़रें रखे हुए थी क्योंकि मुझे उन पर शक हो गया था। फिर एक डॉक्टर नज़र आया, वह उसके पास जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, मेरी बच्ची को इंजेक्शन लगवाना है, वैक्सीन का इंजेक्शन आप ही लगा दीजिए। यह कहकर उन्होंने पायल को आगे कर दिया। डॉक्टर बोला, मैं इस टाइम बच्चों का इंजेक्शन नहीं लगाता, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएं। यह कहकर उस डॉक्टर ने हमें जाने का इशारा कर दिया। मेरे पति ने मुझे और पायल को साथ लिया और बाहर आकर रिसेप्शन पर जाकर एक आदमी से कुछ कहने लगे। मैं नहीं जानती थी कि वह क्या कह रहे हैं। उसके बाद मेरे पति खुशी खुशी हम दोनों के साथ आकर खड़े हो गए। फिर हम लोगों ने एक गाड़ी की और हम अपने घर वापस जाकर मेरे पति ने कमरा बंद कर दिया। मैं उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे बात करने से बच रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे मौका ही नहीं देना चाहता कि मैं उससे कुछ पूछ सकूं या बात कर सकूं। फिर थोड़ी देर बाद ही पायल की नींद आ गई। पायल बेचारी सुबह से भूखी प्यासी थी और सो गई। उसे तो पता ही नहीं चला कि वह दिन भर सोती ही रही। मेरे पति अपने कमरे में चला गया था, उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा था। मैं बाहर पायल के साथ ही मैंने अपने पति का दरवाज़ा नहीं खुलवाया। मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि पति पत्नी में तो कोई राज नहीं होता, फिर वह दरवाज़ा बंद करके क्या कर रहे थे। मैंने दरवाज़ा बजाया तो नहीं, लेकिन उन्हें हल्की आवाज़ देने लगी। इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि अमित कमरे में फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। यह बात तो मेरे लिए और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। मेरा पति मुझसे छुपकर किससे बात करता है, कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं। मैं दरवाजे के करीब जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गुस्से में लग रहा था। उसकी बात से ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत से बात कर रहा है। उसकी बात करने का जो अंदाज़ा था, मुझे इस बात का आइडिया हो गया था कि वह किसी मर्द के साथ ही बात कर रहा था। मैं भी अंदर सुकून से सो गई थी। थोड़ी देर बाद तुम इतने खुद ही कमरे से दरवाज़ा खोल दिया और मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ। मैंने कहा, पायल सो गई है और मुझे भी नींद आ रही है, बहुत देर हो गई है। अमित ने मेरी तरफ देखकर गुस्से में मेरे कपड़ों पर नज़र डाली और बोले, मैं तो बदबू आ रही है, ये सारा दिन अस्पताल की दवाइयों की बदबू सूंघता रहता हूँ, घर आकर भी यही बदबू सूंघने को मिलती है। तुम अपने आप को साफ सुथरा रखा करो। पति की तरफ इतनी बेइज्जती से मेरे दुख की बात थी। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में आई और अच्छे कपड़े निकालकर बाथरूम में नहाने चली गई। मौसम तो सर्दी का था, लेकिन मैं इस बात की कोई परवाह नहीं की। अमित की बातों ने मेरे दिल पर बहुत असर किया था। मैं ठंडे पानी से नहा ली थी। पति की बेइज्जती औरत के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। मैं ठंडे पानी से नहाकर वापस कमरे में आई तो मेरे पति सो चुका था। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होने लगा कि मैं खुद ही को हर वक्त साफ़ सुथरा रखती हूँ, फिर भी मेरे पति के गले शिकवे करता है। खैर, सोने के लिए लेट गई थी। थोड़ी देर बाद महसूस हुआ
कि मुझे हल्का-हल्का बुखार है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी? बुखार को तो मैं रोक नहीं सकती थी, शायद ठंडे पानी से नहाने की वजह से बुखार होने लगा था। मैंने ऐसे ही चादर ऊपर डाली और सो गई। मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ गई थी। जब सुबह आँख खुली तो मैं काफ़ी समय गुज़र चुका था। बुखार में मेरी नींद भी नहीं आने के समय का पता ही नहीं चला। मेरी आँखें खुली तो देखा, मैं हैरान रह गई। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि पायल और अमित घर पर नहीं थे। मैंने तो अपना सर पीट लिया, भगवान यह पायल उसका आप कहाँ चले गए? मैं कमरे का दरवाज़ा बंद किया और पति का इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर मुझे फिर से शक होने लगा। ऐसा भी क्या जल्दी थी कि वह मुझे सोता हुआ छोड़कर चले गए? उस कम से कम इतना एहसास तो करना चाहिए था कि पत्नी कमरे में सो रही है और वह फ्लैट का दरवाज़ा ही बंद कर जाएं। मैं गुस्से में बैठी थी, लेकिन क्या कर सकती थी? अपने पति को गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। मैं भी अपने घर से निकली और इस अस्पताल की तरफ जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले ही फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे पति ने फ़ोन पे पूछा, दरवाजे पे कोई आया तो नहीं? मैंने कहा, जी हाँ, एक आदमी आया है, सफ़ेद रंग का कोट पहने हुए है। उसने अपना नाम नहीं बताया। सुमित कहने लगे कि वह डॉक्टर है, हमारी बेटी की वैक्सीन लगाने आया है। तुम ऐसा करना कि उससे कहना कि हमारी बेटी का नाम दर्ज कर ले और डॉक्टर से कह देना कि हमारी बेटी को वैक्सीन लग चुकी है। फिर मैंने ऐसा ही किया। दरवाज़ा खोला तो सामने वही नौजवान डॉक्टर खड़ा था जिसे हमने कल अस्पताल में देखा था। वह कहने लगा, आपकी बेटी पायल कहाँ है? मैंने पायल को वैक्सीन लगानी है, मैं इधर से हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था कि तभी तुम्हारे पति का कॉल आया। उसने कहा कि सर आप इधर से आ रहे हैं तो मेरी पायल को वैक्सीन भी लगाते चले आना, उसके पैर में दर्द है, इसीलिए मैं उसे अस्पताल लेके नहीं आ सकता। मुझे डॉक्टर की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। पायल तो घर पर ही थी नहीं, और फिर उसके पैर में भी दर्द नहीं था। जब मेरे पति उसे अपने साथ ले गया था तो डॉक्टर के यहाँ भेजने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन मैं अभी फ़िलहाल कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अपने पति कही हुई बात कह दी। मैंने कहा, पायल को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन आप उसकी एंट्री अपनी डायरी में कर लें। मैंने कहने पर डॉक्टर ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर जब मैंने कहा कल हम अस्पताल से वैक्सीन करवा कर ले आए थे, बस आप इस से मेरी बेटी का रिकॉर्ड में दर्ज कर ली, तब उसने फाइन में नाम दर्ज कर लिया। मुझे एक रसीद पकड़ा दी। उसका मतलब यह था कि हमारी बेटी को वैक्सीन लग चुकी है। मैं तो उसे एक मामूली बात समझकर हर चीज़ को नज़रअंदाज कर चुकी थी, लेकिन अगले ही दिन जो हुआ उसने मेरे सर पर पहाड़ तोड़ कर रख दिया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब जो करने जा रहा हूँ उससे तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना मैं हमारी ज़िंदगी भर पछताओगी। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो हम तीनों को यहाँ पर जेल हो जाएगी। जो भी कुछ मैं करूँगा या कहूँगा तुम उसमें सिर्फ मेरा साथ दोगी। अपना दिमाग मत चलाना, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं उसकी बात को कुछ ज़्यादा समझती नहीं थी, पर एक महीने के बाद मेरे पति कहने लगा, हमारी बेटी को एक बीमारी हो गई है। मैं भी अब अपने पति की बात पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि मेरी बेटी की हालत दिन ब दिन ख़राब होने लगी थी। मेरी बेटी अब दिन ब दिन पेट में दर्द होता जा रहा था। दर्द ऐसा था जो बढ़ता ही जा रहा था। मेरी बेटी को पेट में तकलीफ़ थी, पेट हल्का सा फूला हुआ लग रहा था। बेटी परेशान थी। तभी मेरे पति ने कहा कि हम अस्पताल चलते हैं, मैं अपनी बेटी को फिर से चेकअप कराऊंगा। मुझे तो पहले से ही शक था कि मेरी बेटी बीमार है, कुछ ना कुछ बात तो हो गई होगी। मैं अपने पति की वजह से खुद परेशान हो गई, और सच में वह पायल को ठीक बारे में ठीक कह रहे थे। बाकी मेरी बेटी बीमार लग रही थी। हम लोग पायल को लेकर अस्पताल गए। मेरे पति ने मुझे बाहर ही छोड़ा और कहने लगे कि अपनी बेटी को लैब लेकर खुद चेक करवाता हूँ। टेस्ट तो मैं ही करता हूँ, डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद अपनी लैब में जाकर टेस्ट करवाऊँगा।
और फिर देखूँगा कि क्या बीमारी है। मगर उसी वक़्त हद न रही जब मेरे पति रोता-पीटता लैब से बाहर आया। उसने सारे स्टाफ़ को इकट्ठा किया और उसे मरते हुए कहने लगा, "तुम लोगों ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। क्या हो गया था? मैं तो सोचा भी नहीं था कि मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि उसका शोर सुनकर पूरा अस्पताल जमा हो गया।" अस्पताल के मैनेजमेंट वालों के सामने मेरे पति ने ऐलान किया कि बताओ मेरी बेटी के पेट में किसका बच्चा है, क्योंकि वह उम्मीद से है। यह बात सुनते ही सब लोगों के कानों पे हाथ लगने लगे। ऐसा हो सकता है अमित, तुम्हें कोई गलतफ़हमी हो गई है। अरे गलतफ़हमी कैसे हो सकती है? मैं खुद चेक किया है, खुद रिपोर्ट बनाई है और यह खबर सुनकर मेरी हालत भी ऐसी हो गई कि मैं कुछ कहने के समझने के लायक ही नहीं बची। मेरी 14 साल की मासूम सी बच्ची के साथ क्या जुल्म हो गया था। मैं वहीं पास पड़ी कुर्सी पर गिर सी गई थी। फिर वह कहने लगा, यह आदमी जो 2 हफ्ते पहले मेरे घर में मेरी बेटी को वैक्सीन लगाने आया था, उस दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि मेरी बेटी घर पर अकेली थी। जब मेरी पत्नी घर आई तो मेरी बेटी की हालत बिगड़ी हुई थी। पायल से तो चला भी नहीं जा रहा था। यह सारा काम इसी डॉक्टर का है। इस घटिया नीच इंसान ने मेरी बेटी का अकेलेपन का फ़ायदा उठाया है और वैक्सीन का बहाना बनाकर उसे अपनी हवस का निशाना बनाया है। भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करो और डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दो। अपने पति की यह झूठी कहानी सुनकर मेरे कान खड़े हुए थे। मेरे पति का यह शोर-शराबा सुनकर सब लोग उस डॉक्टर के ऑफ़िस की तरफ चले गए। वह डॉक्टर अपने दफ़्तर में बैठकर काम कर रहा था। उसे जब यह सब बात पता चली तो वह हैरान हो गया। उसने पहले तो डॉक्टर से पूछा कि तुम वैक्सीन लगाने इन लोगों के घर गए थे? उसने कहा कि हाँ, मैं उनके घर गया था, लेकिन वैक्सीन चुकी थी और सब लोग विश्वास नहीं आ रहा था कि वह इतना गिर भी सकता है। सब लोग अमित की बातों पर यकीन कर बैठे थे। कोई भी आदमी अपनी बेटी के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन न जाने क्यों सब लोगों को मेरे पति पर तो विश्वास था, पर मुझे अपने झूठे पति पर विश्वास न था। जब से मुझे यहाँ लाया था, बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। अब मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी और अपने घर में होने वाली हर हरकत मेरी नज़र में थी। मैं जान गई थी कि मेरे पति ने सबके पीछे कोई मकसद है। उसने मुझे पहले ही दिन कहा था कि हमें किसी मकसद से यहाँ लाया है और बहुत जल्द अमीर हो आएगा। मैं अपने पति के साथ देने के बजाय उल्टा उसके खिलाफ खड़ी हुई। मैं हक और सच के साथ दिया। मैंने सबको बता दिया कि ये सारी बातें झूठी हैं। मेरे पति डॉक्टर का साइन लेने के लिए मुझे कहा था। मैं वैक्सीन का रिकॉर्ड आ जाए। मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे मेरे पति की क्या साजिश है। मैं सबसे विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को एक और टेस्ट करवाया जाए, जिससे पता चले कि जो बात मेरा पति कह रहा है वह सही भी है या नहीं। उसे पूरे अस्पताल लैब में काम मेरा पति ही संभालता था। सब लोगों ने काबू में कर रखा था। जब लोगों ने सुना तो उसकी खुद की पत्नी उसके खिलाफ है, तो अस्पताल के स्टाफ ने मेरे पति पर भी शक हुआ। मैं उस पत्नियों में से नहीं थी जो पति की गलत बात पर भी साथ देती। मैं अमित की गलती पर पर्दा नहीं डालना चाहती थी, बल्कि सबके सामने उसका पर्दाफाश कर दिया था। जब दोबारा रिपोर्ट आई तो मेरा पति झूठा हो गया और डॉक्टर निर्दोष साबित हुआ। पायल उम्मीद से नहीं थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सहन चुकी थी। मैंने उसे सीने से लगाकर उसे तसल्ली दी कि वह अपने आप को नफ़रत भरी नज़रों से देख रही थी। जब मेरे पति ने पुलिस के हवाले किया गया तो उसने सारी बात बताई कि उसे पहले ही दिन से ही इस डॉक्टर से नफ़रत थी, क्योंकि इस डॉक्टर ने मेरा बहुत अपमान किया था। एक बार इसने मुझे एक केमिकल मंगवाई थी, उसके ऊपर गिर गया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो केमिकल बहुत गर्म था और इसके पैर जल गया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। उठकर मेरे मुंह पर एक तमाचा मार दिया। इतने सारे लोगों के सामने मुझे अपना अपमान सहन नहीं हुआ। मैंने इस समय सोच लिया था कि मैं कहीं ना नहीं छोड़ूंगा। वह इस डॉक्टर के अस्पताल से निकलवाना चाहता था, इसीलिए मैं अपनी बेटी पायल को यहाँ लाया। मैंने घटिया पति अपने इस्तेमाल के लिए था। वह पहले उसे अस्पताल लेकर जाता, गलत इंजेक्शन लगवाता रहा कि वह उसका इलाज उस डॉक्टर पर डाल सके। जब वह डॉक्टर उसके हाथ में आया तो मेरे पति की यह तरकीब सोची कि उसने यह घटिया चाल चली कि अपनी ही बेटी ही उसे डॉक्टर के साथ बदनाम कर दिया।
लेकिन मैंने ऐसा काम में अपने पति का साथ नहीं दिया। मेरे पति को 3 साल की जेल भी हो गई। उसे अस्पताल से नौकरी में हाथ धोना पड़ा। मेरे पति के गुस्से में मुझे भी तलाक दे दी, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह तो पहले ही दिन से मेरे खिलाफ था। मुझे कभी मुझसे मेरी बेटी से मोहब्बत ही नहीं है की थी। अगर होती तो शादी के 15 साल तक उसकी मोहब्बत के लिए तरस न रही होती, और मेरी बेटी ही एक दूसरे का सहारा बने थे। बस अपने काम के लिए हमें यहाँ लाया था। किसी दिन वह हम दोनों माँ बेटी को जान भी ले लेता, फिर अपने फ़ायदे के लिए हाँ बेटी को किसी के हाथों में बेच भी देता। उसका कोई भरोसा नहीं था। उसने उस डॉक्टर से बदला लेने के लिए इतना बड़ा जाल बिछाया था। लेकिन मैं यह सब कुछ नहीं होने देना चाहती थी। मैं तलाक लेकर अपनी बेटी के साथ वापस हिंदुस्तान आ गई और वहीं जेल में सज़ा काट रहा था। आखिर बस इतना ही कहूँगी कि इज्जत और दौलत देना तो भगवान के हाथ में है। वह चाहे दे और जिस इंसान को चाहे किसी को भी लेकिन किसी दूसरे के लिए दिल में बदले की आग लेकर इंसान कभी खुशी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।